नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अति चालकता का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से एक हमारा आ जाता है जो हमारा आईएएस का एग्जाम है प्री, और मेंस में भी अति चालकता से संबंधित क्वेश्चन जो है पहले पूछे भी गए हैं। और चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में जो है लगातार रिसर्च चलती रहती है, खोजी जाती है टेक्नोलॉजी, तो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं करंट से भी जुड़ा हुआ। प्लस बेसिक जानकारी जो है, हमको बेसिक थ्योरी जब तक पता नहीं होती तब तक फिर हम करंट से भी नहीं जोड़ पाते। तो बेसिक थ्योरी प्लस उसके साथ जो इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन उनको डिस्कस करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है मैग्लेव ट्रेन का, जो ये मैग्नेटिक नेविगेशन अति चालकता पर आधारित जो एक ट्रेन का निर्माण है, इस ट्रेन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ये मशीन है MRI, जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन है। इसके द्वारा शरीर के भीतर जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, इन सब की जो है संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। उनमें यदि कोई रोग है, कोई ट्यूमर है, उसकी पहचान कर सकते हैं। अति चालकता पर आधारित है। तो अति चालकता से संबंधित स्क्विड ये वाला जो है एप्लीकेशन है, ये भी मस्तिष्क की गतिविधियों को जानने में और आंतरिक अंगों की गतिविधियां जानने में प्रयोग कर सकते हैं। तो अति चालकता जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एप्लीकेशंस जो है बहुत है, प्रैक्टिकल यहाँ पर इसके बहुत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से इसको पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आखिर में अति चालकता होती क्या है। देखो, अति चालकता क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। कोई भी यदि धातु है, एक सामान्य रूप से धातु की हम बात करें, जैसे हम देखते हैं एल्युमिनियम के जो हमारे तार होते हैं जिनसे बिजली का प्रवाह होता है, या कॉपर के तार हैं, सिल्वर एक अच्छा चालक है। तो कोई भी धातु जो सामान्य रूप से होती हैं, उनमें जब विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो विद्युत के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कोई भी जो चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ के भीतर उस चालक पदार्थ के जो परमाणु हैं वह होंगे, अथवा उसके जो कण है, अणु, वह हो सकते हैं। तो चालक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं में कंपन होता है। इनकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाहित होना है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो चालक पदार्थ में जो उसके परमाणु हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा आती है, और यह बाधा प्रतिरोध कहलाती है। तो चालक पदार्थों में प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध की वजह से जितनी विद्युत प्रवाहित की जाएगी, मान लिया ये कोई चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ का ये वाला छोर A है, ये छोर B है, तो छोर A से लेकर छोर B तक जितनी विद्युत जाती है, उसमें से बहुत सारी विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। क्यों हो जाता है, प्रतिरोध के कारण। तो प्रतिरोध के कारण ही ये जो तार है, ये क्या भी हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, और काफी ज्यादा ऊर्जा वेस्ट होती है। यहां से जितनी बिजली भेजी जाती है उतनी यहां पर प्राप्त नहीं होती, रास्ते में ही विद्युत का क्षय हो जाता है। तो प्रतिरोध के कारण विद्युत का क्षय होगा। अब क्या देखा गया है, यदि चालक पदार्थ को यदि ठंडा किया जाता है, चालक पदार्थ का तापमान कम किया जाता है, तो तापमान कम करने पर उस चालक का प्रतिरोध धीरे धीरे कम होने लगता है। तो तापमान हम ठंडा करते जाएंगे, चालक पदार्थ का प्रतिरोध कम होता जाएगा। प्रतिरोध कम होता जाएगा तो विद्युत का प्रवाह अच्छे से होगा, चालकता बढ़ती जाएगी। तो ठंडा करते जाएंगे, प्रतिरोध घटता जाएगा, चालकता उतनी अच्छी होती जाएगी, विद्युत का प्रवाह उतना अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतनी अच्छी गति करेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जब चालक पदार्थ का तापमान कम करते 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 यदि बहुत ज्यादा घटा दिया जाता है, तो अचानक से ऐसा संभव है एक तापमान पर कि उससे ज्यादा और ठंडा करेंगे तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ये जो चालक पदार्थ है, इसको ठंडा करते जाएंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, शून्य। और यदि प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, तो प्रतिरोध यदि शून्य हो जाएगा, इसका मतलब अब विद्युत का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन में बाधा नहीं होगी। तो जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उसका कोई वेस्टेज नहीं होगा, उसका कोई क्षय नहीं होगा। तो किसी चालक का ताप कम करने पर, वह ठंडा हम कर रहे हैं उसको, तो वह तापमान जब उसका सारा का सारा प्रतिरोध खत्म हो जाए और चालकता अनंत हो जाए, तो वह तापमान तो क्रांतिक ताप कहलाता है। और यह गुण जो होता है, जहां पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है और चालकता अनंत हो जाती है, यह गुण कहलाता है अति चालकता। तो ठंडा करने पर यदि प्रतिरोध शून्य हो जाए तो यह क्या कहलाएगा, अति चालकता, इसको हम कहते हैं। आप कहोगे आखिर फायदा क्या है इस अति चालकता का कि प्रतिरोध शून्य हो गया। आप सोच कर देखो, यदि
ऐसा संभव हो जाए, हालांकि अभी तक ऐसा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अभी संभव नहीं हो पाया, यदि ऐसा संभव हो जाए, हमारे जो बिजली के तार हैं, ये जो बिजली घर से हमारे घरों तक बिजली की सप्लाई होती है, पहले बड़े तारों से फिर छोटे तारों से, इन तारों का प्रतिरोध शून्य हो जाए, तो आप सोचो कि विद्युत की कितनी बचत होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्युत तो रास्ते में ही क्षय हो जाती है, हम तक आने से पहले ही उसका क्षय हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा विद्युत का। और विद्युत का क्षय होगा, इसका मतलब पर्यावरण की भी हानि हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बिजली हमारा जो है कोयला से बनती है, तो उतना ही ज़्यादा फिर कोयला भी जलाना पड़ेगा। तो विद्युत की बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि अतिचालक पदार्थ यदि हमारे सामान्य तापमान पर बन जाए, जिसको हम सामान्य रूप से यूज कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ बिजली की बचत होगी, पर्यावरण को लाभ होगा। लेकिन अभी तक जो है सामान्य तापमान पर अतिचालक जो है, कुछ वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, हमारे बेंगलोर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि हमने ऐसे पदार्थ बना लिए हैं जो कि सामान्य तापमान पर जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो अभी लेकिन वो रिसर्च के दौर में है, अभी बहुत ज़्यादा उस पर आगे काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन ठंडे तापमान पर, कम तापमान पर तो अतिचालक जो है बिल्कुल मिलते हैं, और सामान्य धातुएं जो हमारी मिलती हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा उनको यदि किया जाएगा तो उनका भी प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और वहाँ उनकी जो है चालकता अनंत हो जाती है, अतिचालक वो बन जाते हैं। एक खास बात और होती है, अब ये अतिचालक पदार्थ है जिसके अंदर विद्युत बहुत अच्छे से बह रही है, चालकता उसकी अनंत है, तो अतिचालक पदार्थ में कोई ऊर्जा की हानि हो नहीं रही। तो अतिचालक जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बनाने के काम आते हैं। तो अतिचालक पदार्थ में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कोई ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा। एक बार बिजली प्रवाहित कर देंगे तो वो बिजली जब तक यूज कहीं पे नहीं हो रही तब तक वो बिजली जो है अंदर घूमती रहेगी, चलती रहेगी। और अतिचालक पदार्थों का प्रयोग शक्तिशाली चुंबक बनाने में होता है, और ये शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग ही, जैसे हमने बताया था, वो मैग्लेव ट्रेन जो है वहां पर शक्तिशाली चुंबक काम आते हैं, या MRI जो हमने बताया था, इस MRI में भी जो है शक्तिशाली चुंबक काम में आते हैं। जितने भी अतिचालकता के जो मुख्य जो एप्लीकेशंस है उनमें जो है चुंबक का प्रयोग होता है, क्योंकि अतिचालक पदार्थों से शक्तिशाली चुंबक बना लिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सामान्यतः जब किसी चालक पदार्थ के तापमान में कमी की जाती है, कोई धातु है, कोई चालक पदार्थ है, उसका ताप कम करेंगे तो तापमान में कमी करेंगे तो प्रतिरोध घटता जाए, उसका प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। क्योंकि तापमान कम करेंगे तो जो परमाणुओं के द्वारा जो कंपन होते हैं, जो बाधा उत्पन्न की जाती है, वह घटती जाती है। यदि किसी चालक का तापमान इतना कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाए, तापमान इतना ठंडा कर दिया, -269 डिग्री सेल्सियस, -270, -273, यदि इतना तापमान कम कर दें कि प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाए और चालकता अनंत हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अति चालकता। तो यदि किसी चालक का तापमान इतना कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिरोध घटकर हो जाए शून्य, प्रतिरोध क्या हो जाए? शून्य, और उसकी चालकता कितनी हो जाए? अनंत, तो वह फिर क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अति चालक। क्योंकि प्रतिरोध यदि 0 हो गया तो चालकता कितनी हो जाएगी? अपने आप में अनंत, कि रोकने वाला तो कोई है नहीं, प्रतिरोध तो कोई उत्पन्न हो नहीं रहा, तो चालकता हो जाएगी अनंत। तो ये होता है अति चालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो कम तापमान पर अनंत चालकता दिखाने लग जाए उनको हम क्या बोलेंगे? उस कंडीशन में अति चालक उनको बोलेंगे। और ये उनका गुण क्या होता है? अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी इनका गुण होता है। मुझे उम्मीद है परिभाषा समझ में आ गई होगी कि आखिर में अति चालकता होता क्या है। अतिचालकता की स्थिति में यदि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें, देखो अतिचालक है, प्रतिरोध तो है नहीं, विद्युत के प्रवाह में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो एक बार यदि विद्युत हमने प्रवाह कर दी और यदि वह विद्युत कहीं उपयोग में नहीं हो रही है तो वह चालक जो है अतिचालक के अंदर ही घूमती रहेगी, उसका क्षय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो है नहीं। क्योंकि विद्युत का क्षय चालक में किसकी वजह से होता है? प्रतिरोध की वजह से ही होता है, और प्रतिरोध शून्य है तो विद्युत का क्षय भी नहीं होगा। तो यदि अतिचालकता में एक विद्युत धारा प्रवाहित कर दे अतिचालकता की स्थिति में, तो बिना किसी ऊर्जा क्षय के लगातार प्रवाहित होती है, अर्थात सामान्य विद्युत नियमों का उल्लंघन होता है। तो सामान्य रूप से जो नियम होते हैं विद्युत के, कि विद्युत एक बार प्रवाहित करेंगे तो वह समाप्त होनी है, कुछ समय के पश्चात यूज में नहीं आएगी तो भी समाप्त होगी क्योंकि प्रतिरोध है। लेकिन अतिचालकता में, अतिचालक पदार्थ में विद्युत जो है क्षय नहीं हो पाएगी यदि यूज नहीं आ रही है तो।
प्रतिरोध शून्य होने के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है अतिचालक पदार्थ में। यही इसका एक मेन सिद्धांत है जो बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। असली मकसद ये है, कम तापमान पर तो हमने अतिचालक बना लिए और हमारे वैज्ञानिकों का सबसे जो मुख्य लक्ष्य आज के समय पर है वो ये है कि कैसे सामान्य स्थिति में भी हम ऐसे पदार्थ बना सके जिनमें प्रतिरोध नहीं हो। तो आप देखो ये पूरा जो हमारा परिदृश्य है विद्युत क्षेत्र का ये बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि हमारे सारे उपकरण और सारी विद्युत की तारें, सारी सप्लाई सब एनर्जी एफिशिएंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चालक का ताप घटाने पर वह ताप, देखो यहां पर मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं क्रांतिक ताप की। किसकी डेफिनेशन है? क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप क्या होगा भाई? तापमान ठंडा करते जा रहे हैं, आखिर में कोई ना कोई तापमान आएगा जिसके बाद वो पदार्थ क्या बन जाएगा? अतिचालक। भाई मान लिया मरकरी है, पारा जो है द्रव है सामान्य तापमान पर और हम इसका तापमान ठंडा करते जा रहे हैं। ठंडा इसका तापमान किया -10 डिग्री सेल्सियस, -20, -30, -40, माइनस में ले जाते गए तापमान को -100 डिग्री, -200 डिग्री सेल्सियस। तो जब मरकरी -269 डिग्री, -269 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है उसका तापमान, तो मरकरी का जो प्रतिरोध होता है वो घटकर शून्य हो जाता है और मरकरी उस समय पर कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? अतिचालकता का गुण वो मरकरी उस समय पर प्रदर्शित करती है। तो वह तापमान जब कोई पदार्थ अतिचालकता का गुण प्राप्त कर ले, जिससे ठंडा करने पर, जिसके और नीचे जाने पर, तो वह तापमान क्या कहलाएगा? वह कहलाता है क्रांतिक तापमान। तो क्रांतिक तापमान वह ताप जिस पर चालक अचानक से अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करने लगता है वह क्या कहलाता है? क्रांतिक तापमान कहलाता है। धातुओं के लिए क्रांतिक तापमान अलग अलग धातु के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई भी धातु है, अर्धचालक है, अलग अलग तापमान पर उनका अलग अलग जो है, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग क्रांतिक तापमान होता है। जैसे मैंने मरकरी का उदाहरण बताया था, मरकरी जो है -269 डिग्री सेल्सियस जो है, -269 डिग्री सेल्सियस, इससे इस तापमान पर आ गई या इससे और ज्यादा उसको हम ठंडा करेंगे तो मरकरी क्या बन जाएगी? फिर अतिचालक बन जाएगी। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम यदि माइनस में जाते हैं तो कितना जा सकते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं और इधर प्लस की तरफ जा सकते हैं हम, कितना भी आगे जा सकते हैं। तो मरकरी जो है वो -269 डिग्री सेल्सियस, तो -269 डिग्री सेल्सियस पर उससे नीचे तापमान और ले जाएंगे तो मरकरी या पारा क्या बन जाता है? अतिचालक बन जाता है। इसी तरीके से सीसा जो है, लेड, सीसा क्या होता है? लेड धातु है, लेड हमारी बैटरी में जो है काम आती है लेड। तो ये जो लेड है, ये लेड -266 डिग्री पर, -266 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये सीसा भी कैसा गुण दिखाएगा? अतिचालकता का गुण दिखाता है। तो अलग अलग जो पदार्थ हैं, अलग अलग जो धातुएं हैं, उन सब का अपना अलग अलग उनका तापमान है, क्रांतिक तापमान। तो अब यहां पर हमने ये बात समझ ली, अतिचालक क्या होते हैं, अतिचालकता क्या है, क्रांतिक तापमान क्या है। तो यहां पर एक बिंदु है, इस अतिचालकता के संबंध में सबसे पहले किसने इसकी खोज की, किसने इसके बारे में बताया, ये भी हमको याद रखना है। हिस्ट्री जो होती है, कोई भी साइंटिफिक काम होते हैं, उनका इतिहास की कुछ प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम हमको जरूर याद रखने होते हैं। हमारे जो एग्जाम है उसमें पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न के संबंध, भाई विभिन्न कथन दे दिए, सही गलत का चयन करना है या एक से अधिक सही कथन है उनका चयन करना है, तो उसमें वैज्ञानिक का नाम जो है दे सकते हैं। तो ये नाम याद रखना है, 1911 में कैमरलिंग ओन्स, ये कैमरलिंग ओन्स जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अतिचालकता की खोज की है और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला कैमरलिंग ओन्स ने। तो 1911 में कैमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता की खोज की और इन्होंने खोज किस पर की? मरकरी पर। ये जो मरकरी है पारा, तो इन्होंने इसमें अतिचालकता के संबंध में खोज की और इन्होंने देखा कि जब हम पारा को -269 डिग्री सेल्सियस से ठंडा कर लेते हैं और नीचे, तो ये पारा क्या बन जाता है? अतिचालकता का गुण दिखाने लगता है। तो
तो इनको क्या भी मिला है, फिर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो पारा पर इन्होंने खोज की और इन्होंने देखा कि -269 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे तो सारा प्रतिरोध खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अतिचालक बन जाएगा। कैमरलिंग ओन्स याद रखना है। इसके बाद 3 वैज्ञानिकों के नाम और आएंगे, वो भी याद में रखना भी आपको बताऊंगा। फिर देखो कुछ खास बातें हैं। अतिचालक पदार्थ वाले विद्युत परिपथ में यदि एक बार विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत प्रवाहित करा दी जाए तो विद्युत स्रोत को हटा लेने के बाद भी धारा बहती रहती है। तो देखो ये बात मैंने क्या बोली है कि कोई पदार्थ जो कि अतिचालक है, तो अतिचालक में एक बार विद्युत अपने प्रवेश करा दी तो अंदर कोई प्रतिरोध है नहीं, प्रतिरोध नहीं है तो ऊर्जा का कोई क्षय होगा नहीं, विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका कोई क्षय होगा नहीं ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, और लगातार वह धारा बहती रहेगी उस अतिचालक के भीतर, उसके अंदर। यदि कोई विद्युत का उपयोग नहीं हो रहा है तो लगातार वह विद्युत बहती रहेगी। तो याद रखना है, तो अतिचालक पदार्थ के अंदर लगातार विद्युत बहती रहेगी। यदि मान लिया पूरा का पूरा सर्किट है, यदि कोई पूरा सर्किट है और वो पूरा का पूरा सर्किट किसका बना हुआ है, अतिचालक पदार्थ का बना हुआ है, सब कुछ अतिचालक है, यहां पर कोई भी, यहां पर सब कुछ अतिचालक है, तो यहां पर प्रतिरोध R बराबर कितना होता है, 0, और R बराबर 0 है तो कोई विद्युत का क्षय यहां पर नहीं होगा, लगातार धारा बहती रहेगी। अतः अतिचालक तारों द्वारा बिना ऊर्जा क्षय किए विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। यदि छोटे स्तर पर तो ऐसे प्रैक्टिकल हो चुके हैं कम तापमान वाले, लेकिन बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि अतिचालक तारे बन जाए, अतिचालक पदार्थ की तारे बन जाए, तो फिर विद्युत का क्षय नहीं होगा। क्योंकि थ्योरेटिकली ये बात, थ्योरेटिकली क्या प्रैक्टिकली ये बात प्रूव है, कम तापमान पर प्रूव है। ऐसे अतिचालक ढूंढने की कोशिश हो रही है जो ज्यादा तापमान पर भी जो है अतिचालक बने रहते हैं। अतिचालक पदार्थों द्वारा एक खास बात हो रहा है। देखो एक खास बात ये होती है, जैसे ये तार है, कोई भी विद्युत का तार है, इस तार में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, हम इस तार में प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस तार के चारों तरफ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। कोई भी बिजली का तार जो होता है, उस बिजली के तार के चारों तरफ, बिजली के तार के चारों तरफ विद्युत का प्रवाह करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है और विद्युत क्षेत्र भी बनता है। अब यदि अतिचालक पदार्थ है, यदि अतिचालक पदार्थ है तो अतिचालक पदार्थ में क्या होता है कि अतिचालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह करने पर यह बहुत ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अतिचालक पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो बहुत ही प्रबल चुंबक बनेगा, एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, कोई दूसरा चुंबक आएगा सामान्य रूप से जो एक चुंबक है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब इस बात को बताऊंगा, पहले पॉइंट याद रखना है कि ये पॉइंट याद रखना है, अतिचालक पदार्थों द्वारा बिना शक्ति का ह्रास किए उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। क्योंकि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन साथ साथ क्या भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आते हैं ये अतिचालक पदार्थ। अतिचालक पदार्थ क्या काम आते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आते हैं। एक दूसरा पॉइंट और भी है कि कोई अतिचालक पदार्थ, कोई अतिचालक पदार्थ है, हम विद्युत प्रवाहित उसमें नहीं कर रहे फिलहाल, अतिचालक है, मेटल है, ठंडे, मान लो वो ठंडे तापमान पर अतिचालक बनता है तो अतिचालक रूप में है, उसको किसी दूसरे चुंबक के पास लाएंगे, कोई अतिचालक को किसी दूसरे चुंबक के पास लाएंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक बार समझ लो इसको, आगे मैं आपको और बताऊंगा, या मैं वहीं पे पहले बता देता हूं, एक सेकेंड। देखो जैसे यहां पर मैं आपको एक बार छोटा सा ये पॉइंट है पहले बता देता हूं आपको। देखो यहां पर नीचे, तो ये जो हमारा नीचे वाला है, यहां पर अतिचालक पदार्थ है, अतिचालक पदार्थ, ठीक है, ये है हमारा अतिचालक पदार्थ। ये है एक सामान्य चुंबक, ये क्या है, एक सामान्य चुंबक। तो यहां पर क्या होता है कि अतिचालक पदार्थ जो होता है
वो कभी भी सामान्य चुंबक को अपने पास नहीं आने देगा। सामान्य चुंबक से चिपकता नहीं है, क्योंकि अतिचालक पदार्थ किसी भी चुंबक को सदैव क्या करता है? प्रतिकर्षित। अतिचालक पदार्थ किसी भी चुंबक को, अतिचालक पदार्थ जो है, देखो अतिचालक पदार्थ में विद्युत डालेंगे तो अतिचालक पदार्थ खुद से एक चुंबक बन जाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये तो एक पॉइंट है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि यदि कोई चुंबक को किसी अतिचालक पदार्थ के पास लाएंगे तो वो चुंबक कभी भी अतिचालक पदार्थ से चिपकता नहीं है। चुंबक और अतिचालक पदार्थ में सदैव प्रतिकर्षण वहां पर होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि नीचे अतिचालक पदार्थ है और ये चुंबक उसके ऊपर हवा में तैरती कंडीशन में आ जाता है, कभी भी चिपकता ये नहीं है, क्योंकि जो अतिचालक पदार्थ होता है, ये है अतिचालक पदार्थ। अतिचालक पदार्थ के भीतर कभी भी किसी दूसरे चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रवेश नहीं करती। यहां पर आप देखोगे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं इनको। तो ये बल रेखाएं अतिचालक में प्रवेश नहीं कर रही, अतिचालक में एंटर नहीं हो रही। तो अतिचालक पदार्थ किसी दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। आप सोच के देखो, मान लिया यहां पर नीचे जो है हमने बना लिया है एक चुंबक। नीचे हमने क्या बना रखा है? एक चुंबक। चाहे कैसे ही बनाया हो, चाहे अतिचालक में विद्युत डाल के बनाया हो, नीचे है एक चुंबक। ऊपर हमारे पास है, ऊपर हमारे पास क्या है? ऊपर हमारे पास है एक अतिचालक। ऊपर हमारे पास क्या है? एक अतिचालक। नीचे है चुंबक, ऊपर अतिचालक। आप बताओ क्या ये अतिचालक चुंबक के साथ चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। तो यहां पर सदैव एक गैप विद्यमान रहेगा और ये वाला सिद्धांत जो होता है कि अतिचालक पदार्थ कभी भी चुंबक के साथ आकर्षित नहीं होता, अतिचालक पदार्थ सदैव चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, हमेशा गैप रहेगा, चिपकेगा नहीं कभी भी। इस सिद्धांत का प्रयोग करके ही क्या बनाई गई है? मैगलेव ट्रेन बनाई गई है। क्योंकि मैगलेव ट्रेन, उसमें एक तो चुंबक होता है बहुत शक्तिशाली, दूसरी तरफ अतिचालक होता है, और मैगलेव ट्रेन कभी भी उसका जो ट्रैक है उस ट्रैक से चिपक कर कभी नहीं चलती। मैगलेव ट्रेन में कोई पहिए नहीं होते, वो एक तरीके से कुछ इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कुछ इंच ऊपर हवा में उड़ती हुई चलती है अपने ट्रैक के ऊपर। इधर उधर भी नहीं जाती, रहती ट्रैक के ऊपर ही है, लेकिन ट्रैक को टच भी नहीं होती है। कारण क्या है कि अतिचालक पदार्थ और चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो अतिचालक पदार्थ जो है प्रतिकर्षित करेगा चुंबक को। जैसे यहां पर हमको दिख रहा है, इस वाली इमेज में आप देख रहे हो, ये ऊपर जो है चुंबक तैर रही है। चुंबक क्या कर रही है? तैर रही है ऊपर हवा में। तो ये पॉइंट जो है इसको हमको और जो है मेरे को आपको बताना था उस चुंबक वाले पॉइंट पर। तो अब हम देखते हैं यहां पर ये वाला पॉइंट हमारा है। देखो हम किस पॉइंट पे थे? मैंने आपको ये बताया था कि अतिचालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अतिचालकों के प्रयोग से शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। ये एक पॉइंट है, याद रखना है। एमआरआई में उपयोग करते हैं, या हमको बहुत शक्तिशाली बड़े बड़े चुंबक बनाने हैं तो प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि अतिचालक पदार्थ को, जिसमें हम विद्युत प्रवाहित नहीं कर रहे हैं अभी, एक चुंबक एक सामान्य अतिचालक पदार्थ है, तो अतिचालक पदार्थ को जब किसी दूसरे चुंबक के पास लाते हैं तो वह कभी भी चुंबक को आकर्षित नहीं करता, जबकि वह प्रतिकर्षित उसको करता है। और एक अतिचालक पदार्थ नीचे रखा है, उसके ऊपर चुंबक रख दिया है, तो दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। तो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों को अच्छे से आपको याद रखना है। अब यहां पर एक पॉइंट है अतिचालकता का कारण। अतिचालकता का कारण क्या? अतिचालकता का कारण होता है, यहां पर हमने एक पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया है। क्या होता है कि प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य। अतिचालक पदार्थों में प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य। यदि प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो चालकता हो जाती है अनंत। ठीक है, इसीलिए अतिचालक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतिचालक पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाकर बाधा रहित गति करते हैं, बाधा रहित गति करते हैं। तो अतिचालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात तो वो क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। कूपर पेयर, कूपर नाम के वैज्ञानिक के नाम पे है। कूपर का पेयर, कूपर का जोड़ा। जैसे कि ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ में यहां पर हमको विभिन्न परमाणु दिख रहे हैं। ये पदार्थ के क्या है? ये तो है परमाणु। ये पदार्थ के क्या है? परमाणु।
और यहां पर हमको ये दो इलेक्ट्रॉन हमको नजर आ रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पदार्थ के अंदर बगैर कोई बाधा के ये गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाकर गति करते हैं, बगैर कोई बाधा के गति करते हैं। ये जो परमाणुओं के कंपन होते हैं यहां पर इनको रोक नहीं पाते। साधारण तापमान पर तो इन परमाणुओं के कंपन इन इलेक्ट्रॉनों की गति में क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब तापमान हमने बहुत घटा दिया है तो इन परमाणुओं के कंपन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनों की गति में कोई बाधा नहीं आएगी, और ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाकर गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा कूपर पेयर कहलाता है। याद रखना अच्छे से हमको, किसी चालक पदार्थ में प्रतिरोध का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा। और क्यों आती है, क्योंकि परमाणुओं में क्या होता है, कंपन होता है, और यदि कोई अशुद्धि है उस अशुद्धि के कारण भी बाधा आती है। लेकिन अतिचालक पदार्थों में यह बाधा खत्म हो जाती है। परमाणुओं के कंपन या किसी प्रकार की अशुद्धि कोई भी इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाकर गति करते हैं। और 3 वैज्ञानिकों के नाम यहां पे याद रखने हैं। अतिचालक पदार्थ में क्रांतिक तापमान के नीचे किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता तथा इलेक्ट्रॉन जोड़े में गति करते हैं। देखो ये पॉइंट याद रखना है आपको, चूंकि अतिचालकता का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो याद रखना है इसका बेसिक। इलेक्ट्रॉन जोड़े में गति करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या कहलाता है, कूपर पेयर कहलाता है, कूपर का जोड़ा। और ये जो मॉडल है अतिचालकता का, समझाने के लिए कि अतिचालकता आखिर में कैसे आ रही है, इसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है। उन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला। उनका नाम है बोर्डन, देखो नाम देखोगे आप, बोर्डन, कूपर और श्रीफर, 3 नाम आते हैं। तीनों को मिला है नोबेल पुरस्कार, इसीलिए इसको बोलते हैं BCS का सिद्धांत बोलते हैं। बोर्डन, कूपर और श्रीफर का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। कूपर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल जोड़ा बनाकर ही गति कर पाते हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों की घूर्णन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कोई भी परमाणु है, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसका जो जोड़ा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का घूर्णन जो हो रहा है वो दिशा ये है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का घूर्णन विपरीत दिशा में होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाकर गति करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अतिचालकता को समझाने के लिए ये जो सिद्धांत दिया था, ये 1957 में दिया था बोर्डन, कूपर और श्रीफर ने, तथा इसे अतिचालकता का BCS सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए उपरोक्त वैज्ञानिकों को क्या भी दिया गया है, नोबेल पुरस्कार भी इन वैज्ञानिकों को दिया गया है। अतिचालकों के प्रकार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अतिचालक के प्रकार क्या है। 2 प्रकार के अतिचालक पदार्थ है। एक अतिचालक पदार्थ ऐसे हैं जिनको अतिचालक रूप में कन्वर्ट करना कठिन होता है, मुश्किल होता है, उनको बहुत ठंडा करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस में जाते हैं तो अधिकतम कितना जा सकते हैं माइनस में, -273 डिग्री सेल्सियस जा सकते हैं। और इस -273 को हम क्या भी बोलते हैं, 0 केल्विन भी इसको हम बोलते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं हम, 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन हो गए, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है 0 केल्विन, याद रखना है। तो 0 डिग्री पर कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप 1 अतिचालक, टाइप 2 अतिचालक। समस्या ये है कि अतिचालक बनाना आसान या अतिचालक बनाना कठिन। यदि मान लिया कोई पदार्थ ऐसा है जिसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं, मान लीजिए यहां पर जो है -100 -200 ऐसे है, ठंडा कर रहे हैं, आसानी से यदि कोई अतिचालक बन जाए ठंडा करने पर, -10 पे, -20 डिग्री, -30, -40, 50, 60, 70, 80, कम तापमान मीन्स ज्यादा ठंडा ना करना पड़े, आसानी से कोई अतिचालक बन जाए, तो ऐसे पदार्थ हो सकते हैं।
लेकिन ऐसे पदार्थ भी हैं, ज्यादातर धातुएं ऐसी हैं जिनको अतिचालक बनाना है तो उनको -269 डिग्री, -270, -271 इतना ज्यादा उनको ठंडा करना पड़ेगा। तो अतिचालक बनाने में समस्या आएगी। धातुएं जो होती हैं जैसे एल्यूमिनियम है, तो ये जो धातुएं हमारे मुख्य रूप से हैं, इन धातुओं को हमको बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है और ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं टाइप 1 अतिचालक। क्या कहलाते हैं? टाइप 1 अतिचालक, या इनको सॉफ्ट अतिचालक भी हम बोलते हैं, मृदु अतिचालक इनको। लेकिन अतिचालक बनाना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडा करना पड़ता है। टाइप 1 अतिचालक में शुद्ध धातुएं आती हैं और उपधातुएं आती हैं। तो धातुएं उपधातुएं टाइप 1 में आती हैं। इनका क्रांतिक तापमान बहुत ही कम होता है। तो क्रांतिक तापमान क्या है? बहुत ही कम, -263 से -273 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही ज्यादा कम होगा इनका क्रांतिक तापमान, इस बीच में होता है। जबकि कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे सोना है, कॉपर है, उनको तो हम अतिचालक बना ही नहीं पाते। सोना या कॉपर ठंडा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन अतिचालक बन ही नहीं पाते। तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं। तो ये जो है टाइप 1, जिनको हम सॉफ्ट अतिचालक कहते हैं, सामान्य रूप से धातुएं उपधातुएं, और इनको -263 से -273 के बीच में जो है इनको अतिचालक बना सकते हैं। इनका क्रांतिक तापमान वहां है। इन्हें अतिचालक बनाने के लिए बहुत कम तापमान प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो अतिचालक बनाना है तो बहुत ठंडा करना पड़ेगा। जैसे सीसा, पारा, थैलियम, थोरियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम आदि आदि बहुत सारी धातुएं हैं, इनको अतिचालक बनाना है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल उत्पन्न होती है। ये भी याद रखना, सोना, चांदी, कॉपर से अतिचालक प्राप्त नहीं कर सकते। तो सोना, चांदी और कॉपर जो है, इनको कितना ही ठंडा कर लो, करते जाओ -273 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाओगे, तब भी अतिचालक नहीं बनेंगे। तो सोना, चांदी और कॉपर से अतिचालक नहीं बना सकते। दूसरी तरफ है टाइप 2 अतिचालक। देखो अभी टाइप 2 क्या है? ज्यादातर इनको क्या किया गया? बनाया गया है। किन्हीं अलग अलग धातुओं को आपस में मिश्रित कर दिया गया है, एक धातु में किसी दूसरे की अशुद्धि कर दी गई है, तो इनको बनाया गया है। और इन मिश्र धातुओं से अतिचालक बनाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ठंडा तो करना है लेकिन उतना नहीं करना -273 तक जाने वाला। ठंडा करना है लेकिन कितना करेंगे? थोड़ा कम ठंडा इनको करना पड़ेगा। तो टाइप 2 जो होते हैं, यह यौगिकों और मिश्र धातुओं के बने होते हैं। इनका क्रांतिक तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से -143 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य रूप से इनका क्रांतिक तापमान मिलता है। सामान्य रूप से बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये वर्ड है या टाइप में मिस्टेक है, सामान्यतः इनका क्रांतिक तापमान क्या होता है? -10 से लेकर -143 के बीच में होता है सामान्यतः। क्योंकि इतना माइनस में ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन -270 ले जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन्हें कठोर अतिचालक भी कहते हैं। तो ये वाले अतिचालक क्या कहलाते हैं? कठोर अतिचालक, मतलब पक्के अतिचालक हैं, आसानी से बनते कंपैरेटिवली उनके मुकाबले। विश्व का पहला कठोर अतिचालक सीसा और बिस्मथ को मिलाकर बनाया गया था। यह भी पॉइंट याद रखना है, सीसा और बिस्मथ को मिलाकर विश्व का पहला जो है कठोर अतिचालक बनाया गया था। ये 2-3 उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखने आपको। एक उदाहरण है नियोबियम टिन मिश्र धातु। नियोबियम टिन मिश्र धातु अतिचालक बनाने के काम आती है, याद रखना है। मैग्नीशियम डाइबोराइड याद रखना है। और येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड मिश्रित किया हुआ कई तत्वों को तो बनाया है। तो ये जो है हमारे, ये कैसे अतिचालक है? ये हमारे टाइप 2 वाले अतिचालक हैं। और इन पदार्थों को अच्छे से हमको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।